हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो यूनिट थर्ड चल रही है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, और उसका लेक्चर नंबर चल रहा है फॉर द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज हमने कंप्लीट किया था और कुछ राइटर्स को डिटेल में पढ़ा था हमने, जैसे कि चार्ल्स डिकन्स को और एक अनयूजुअल नेम एलिजाबेथ गास्किल को। ठीक है, और अभी हम आज पढ़ेंगे शार्लेट ब्रॉन्ट को डिटेल से। बहुत इम्पॉर्टेंट ये राइटर हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। शार्लेट ब्रॉन्ट, इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1816 से 1855। वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी की सबसे प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट में से एक हैं, एंड पार्ट ऑफ द फेमस ब्रॉन्ट लिटरेरी फैमिली। और जो ब्रॉन्ट लिटरेरी फैमिली है, उस फेमस ब्रॉन्ट लिटरेरी फैमिली उनका हिस्सा हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, और मैं कोशिश करूँगा कहीं पर जोड़ने की कि मैं कहीं ब्रॉन्ट सिस्टर्स आपको पढ़ा सकूँ। DSSB के बैच पे पढ़ाया गया था ब्रॉन्ट सिस्टर्स, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन्हीं नोट्स को आपको कभी पढ़ाऊँ किसी क्लास में। तो बड़ी खतरनाक फैमिली है भाई ये, है ना। ब्रॉन्ट सिस्टर्स बहुत फेमस हैं लिटरेरी सर्कल में, विच इंक्लूड हर सिस्टर्स एमिली एंड एन। इसमें इनकी 3 बहनें हैं टोटल मिला के, शार्लेट ब्रॉन्ट, एमिली और एन। ओवरऑल 5 बहनें हैं। बॉर्न इन थॉर्नटन यॉर्कशायर, ये पैदा हुई थी शार्लेट ब्रॉन्ट तो थॉर्नटन नाम की जगह पर यॉर्कशायर प्रांत में, एंड लेटर रेज्ड इन द रिमोट विलेज ऑफ हावर्थ। PYQ है भैया ये। और बाद में जो इनका पालन पोषण हुआ बहनों का, एक बहुत ही रिमोट विलेज में हुआ, बहुत ही रिमोट विलेज में, दूर दराज का इलाका था, वहाँ इनका पालन पोषण हुआ। शार्लेट वॉज द थर्ड ऑफ द 6 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये 5 बहनें थी, एक इनका भाई था भाई। 6 बच्चों में तीसरे नंबर की शार्लेट थी। हर मदर डाइड व्हेन शार्लेट वॉज जस्ट 5। इनकी माँ का देहांत हो चुका था जब ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी। एंड हर फादर पैट्रिक ब्रॉन्ट, और इनके जो पिता थे पैट्रिक ब्रॉन्ट, अ क्लर्जीमैन, वो एक पादरी थे, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर एजुकेशन। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनके क्या कहते हैं, एजुकेशन में, सभी बहनों की। शार्लेट अलॉन्ग विद हर सिबलिंग्स, शार्लेट अपनी बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड, बहुत ही डिफिकल्ट बचपना था इनका भैया। शी अटेंडेड द हार्श क्लर्जी डॉटर्स स्कूल। जी हाँ, तो एक स्कूल हुआ करता था क्लर्जी डॉटर्स स्कूल, उसमें पढ़ाया जाता था पादरियों की लड़कियों को। ठीक है, और वो बहुत कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल था, कोवन ब्रिज नाम की जगह पर, विच प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द ग्रिम लोवर्ड स्कूल इन हर नॉवल जेन आयर। आपने एक नॉवल पढ़ा होगा इनका, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, जेन आयर। उसमें एक स्कूल दिखाया गया है लोवर्ड स्कूल करके, वो इसी स्कूल से प्रेरित है, इनके खुद के स्कूल से। 2 of her sisters died young due to the poor conditions at the school. स्कूल की पुअर कंडीशंस की वजह से 2 बहनें इनकी बचपन में ही मर गई थीं। फर्दर मार्किंग हर चाइल्डहुड विद ट्रेजेडी, इस तरह से इनके बचपन पर एक छाप पड़ गई ट्रेजेडी की। दीज अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ लॉस, आइसोलेशन, ये जो शुरुआती अनुभव थे बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह के माहौल में पढ़ना। लॉस को अनुभव किया, आइसोलेशन अनुभव किया, दूर दराज इलाके में रहते थे हॉवर्थ में, हार्श स्कूलिंग का सामना किया। डीपली इन्फ्लुएंस्ड हर राइटिंग, इसने इनकी राइटिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। इन एडल्टहुड शार्लेट एंड हर सिस्टर्स सॉट टू मेक अ लिविंग एज गवर्नेसेस। बड़ी हुई शार्लेट और इनकी बहनों ने पैसे कमाने की सोची गवर्नेस बनकर। ठीक है, एक तरह से टीचर्स मान लीजिए गवर्नेस को।
बट दे इवेंचुअली टर्न टू राइटिंग, लेकिन इवेंचुअली एक एक करके ये तीनों बहनें राइटिंग में आईं अंडर द सिडोनिम क्यूरर बेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों बहनें एक उपनाम से लिखा करती थी क्यूरर बेल, ठीक है, मतलब सॉरी तीनों बहनें नहीं, शार्लेट का नाम क्यूरर बेल था, तीनों का अलग अलग था, ठीक है। तो एक उपनाम क्यूरर बेल से इन्होंने लिखना शुरू करा। शार्लेट पब्लिश जेन आयर इन 1847। 1847 में, ये सन याद रखेंगे आप लोग, इन्होंने अपनी एक नॉवल जेन आयर पब्लिश करी विच ब्रॉट हर इंस्टेंट फेम। तुरंत फेमस हो गई हैं, तुरंत। शार्लेट्स लिटरेरी वर्क इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट। इनकी रचनाओं को आप सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल पहलू इसमें इंसानों के या इंसानी रिश्तों के नज़र आते हैं। इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन्स रूल्स इन सोसाइटी। अपनी रचनाओं में ये महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में लिखती हैं सोसाइटी में। एंड इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ द इंटेंस इमोशंस एंड इंडिविजुअल स्ट्रगल्स। इंटेंस इमोशंस की बात करती हैं इस नॉवल में और किसी इंडिविजुअल के संघर्षों को लिखती हैं। शार्लेट ब्रॉन्ट डाइड एट द एज ऑफ 38। शार्लेट की डेथ हुई 38 की उम्र में, लाइकली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे उसकी वजह से। हर ब्रीफ लाइफ प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखो छोटा सा जीवन है, सिर्फ 38 साल का, और अब बचपन से तो लिखा नहीं है, जवानी में जाके लिखना शुरू करा। उस छोटे से करियर में कुछ इतने बेहतरीन एंड्योरिंग रचनाएं इन्होंने लिखी है इंग्लिश लिटरेचर की, क्या ही कहने। पढ़ेंगे उन रचनाओं के बारे में कि कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अभी हम बात करते हैं सीधे जाकर तो अभी हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की थीम्स की। सबसे पहले जी, पहली थीम तो ये है स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट। शार्लेट ब्रॉन्ट के नॉवेल्स में आपको नायिका मिलेगी महिला, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। शार्लेट्स नॉवेल्स ऑफन फीचर्स रेजिलिएंट पैशनेट वुमेन। शार्लेट की नॉवेल्स में हमेशा प्रायः एक रेजिलिएंट और पैशनेट महिला होती थी, हु सीक इंडिपेंडेंस, जिसे आज़ादी चाहिए थी और सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए था, खुद की आत्मसंतुष्टि, डिस्पाइट सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, बावजूद इसके कि उसके ऊपर सोसाइटी की कुछ पाबंदियां रहती थीं उस महिला के ऊपर। दूसरा की थीम है कि इनकी नॉवेल्स में गॉथिक एलिमेंट देखने को मिलता है। हर वर्क्स फ्रिक्वेंटली इनकॉर्पोरेट गॉथिक थीम्स। इनकी रचनाओं में लगातार गॉथिक थीम्स देखने को मिलती है, जैसे कि उसमें आइसोलेशन होता है, मिस्ट्री होती है और सुपरनैचुरल कोई एलिमेंट होता है। रोमांटिसिज्म, जी हाँ, इनकी नॉवेल्स में आपको पैशन, जुनून मिलेगा, प्यार मिलेगा, इंडिविजुअलिज्म मिलेगा, इमोशनल इंटेंसिटी मिलेगी। ये सेंट्रल होंगे इनके किरदारों और इनके प्लॉट्स के लिए। नेक्स्ट थीम होगी सोशल क्रिटिक। जब लिखेंगी तो समाज को कोसेंगी, ठीक। ब्रॉन्ट्स नॉवेल्स क्रिटिक विक्टोरियन सोसाइटी। ब्रॉन्ट जो हैं वो, ब्रॉन्ट के जो नॉवेल्स हैं वो विक्टोरियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं, खास तौर से इट्स लिमिटेशंस ऑन वुमेन। विक्टोरियन सोसाइटी में जो औरतों के ऊपर पाबंदियां हैं उन पर, और क्लास हायरार्कीज जो हैं कि मेरे ऊपर तुम, तुम्हारे ऊपर तुम, ठीक है, ये जो क्लास हायरार्की है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट थीम है मोरालिटी एंड रिलीजन। ये विक्टोरियन लिटरेचर की ही थीम है कि उसमें मोरालिटी सिखाई जाएगी और वहाँ पर रिलीजन एक पार्ट होगा। हर वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर मोरल डिलेमाज। इनकी रचनाओं में मोरल डिलेमाज होते थे, विद हर कैरेक्टर्स सीकिंग पर्सनल इंटेग्रिटी। इनके किरदार जूझते नजर आते थे। एक तरफ उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी होती थी वाइल नेविगेटिंग ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर्स, दूसरी तरफ सामाजिक बंधन होते थे जो उनका दमन कर रहे होते थे किरदारों का। तो समझ नहीं आता था उन्हें, जैसे समाज कह रहा है कि नहीं आपको अपनी ही क्लास में शादी करनी है, लेकिन इनकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को प्यार हो जाता था दूसरी क्लास के लड़के से। तो उस डिलेमा को बहुत अच्छे से ये दिखाया करती थी। ये इनका फोटो है शार्लेट ब्रॉन्ट का, एक्चुअल पेंटिंग है उनकी। चलिए अब बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स की। सबसे पहला इनका सबसे फेमस नॉवल जेन आयर 1847। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो भाई ज़रूर पढ़िएगा। इट्स अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और शायद हमारे चैनल पे वीडियो नहीं है इसकी,
हम बनाते हैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो, ठीक है। बहुत प्यारा नावल है क्योंकि ये शार्लेट ब्रॉन्ट्स मोस्ट फेमस नावल, ये इनका सबसे फेमस नावल है। जेन आयर इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्किंग इन इंग्लिश लिटरेचर, ये ग्राउंड ब्रेकिंग रचना है इंग्लिश लिटरेचर की। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन गर्ल जेन, ये कहानी है एक अनाथ लड़की जेन की, हु फेसेस हार्डशिप, जो परेशानियों का सामना करती है, बट ग्रोज इनटू अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, लेकिन जब बड़ी होती है तो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट महिला बनकर निकलती है। द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, इस नॉवल में बात हुई है लव की, मोरालिटी की और सोशल क्रिटिसिज्म भी किया गया है, पर्टिकुलरली थ्रू जेन्स रिलेशनशिप विद मिस्टर रॉचेस्टर, खास तौर से जेन का रिश्ता दिखाया है मिस्टर रॉचेस्टर नाम के एक किरदार से, एंड हर इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन पैशन एंड प्रिंसिपल, और जेन का एक स्ट्रगल दिखाया है उसके प्यार और उसके मूल्यों के बीच। द नॉवल इज नोटेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट अंडरटोन्स, ये नॉवल बहुत फेमस है क्योंकि इसमें एक फेमिनिस्ट अंडरटोन है, टू इमोशनल एंड फॉर इट्स रेवोल्यूशनरी पोर्ट्रेयल, और इसमें क्रांतिकारी चित्रण है ऑफ अ वुमन, एक महिला का, असर्टिंग हर राइट टू इमोशनल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो अपने अधिकार के लिए अड़ी हुई है कि उसको कुछ इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मेरे कुछ अधिकार हैं जो मुझे चाहिए। नेक्स्ट इनका नॉवल है शर्ली, ठीक है, 1849, सेट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डिप्रेशन इन यॉर्कशायर, ये सेट है इंडस्ट्रियल डिप्रेशन के दौर में यॉर्कशायर में। यॉर्कशायर जो है एक प्रांत है जहां पे ये पैदा हुई थी, अभी ऊपर हमने पढ़ाया आपको। तो वहां पर इंडस्ट्रियल डिप्रेशन का एक दौर आया था जब नौकरियां नहीं थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। दिस नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल्स ऑफ मिल ओनर्स एंड वर्कर्स, उसी दौरान ये सेट है, और इस नॉवल में कारखानों के मालिकों और उसमें काम करने वाले मजदूरों के संघर्षों को दिखाया गया है, इनकॉर्पोरेटिंग बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ द टाइम, इसमें उस जमाने के सामाजिक और आर्थिक चिंताओं का जिक्र है। द टाइटल कैरेक्टर शर्ली, इसमें जो टाइटल कैरेक्टर है शर्ली कील्डर इज अ वेल्दी इंडिपेंडेंट वुमन, वो एक अमीर और इंडिपेंडेंट महिला दिखाई गई है, एंड द नॉवल जक्सटापोजेज हर विद द मोर ट्रेडिशनल फीमेल कैरेक्टर, और इसके साथ साथ ये नॉवल और दूसरे ट्रेडिशनल फीमेल कैरेक्टर्स को रखती है, जैसे कि एक कैरेक्टर इसमें कैरोलाइन हेल्स्टोन का होता है, टू एक्सप्लोर जेंडर रोल्स, और इन महिला किरदारों के जरिए वो जेंडर रोल्स और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है महिलाओं के लिए उसकी बात करती हैं। एक और नॉवल है इनका विलेट, 1853 का, ऑफन रिगार्डेड एज शार्लेट ब्रॉन्ट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मैच्योर वर्क, इसे हम शार्लेट ब्रॉन्ट के सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मैच्योर रचना में से एक मानते हैं। विलेट इज द स्टोरी ऑफ लूसी स्नो, ये कहानी है लूसी स्नो नाम की एक लड़की की, अ रिजर्व्ड एंड इंट्रोस्पेक्टिव इंग्लिश वुमन, एक इंग्लिश वुमन है, रिजर्व रहती है, बातें नहीं करती है, इंट्रोस्पेक्टिव है, अपने बारे में ही सोचती है, अपने बारे में इंस्पेक्शन करती है अपना। हु ट्रेवल्स टू द फिक्शनल टाउन ऑफ विलेट, ये एक काल्पनिक टाउन है, विलेट नाम का एक गांव दिखाया है, वहां जाती है बेल्जियम में, टू टीच एट गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने। द नॉवल डेल्व्स इनटू थीम्स ऑफ लोनलीनेस, फिर इस नॉवल में बात होती है अकेलेपन की, आइसोलेशन की, अनरिक्विटेड लव, एक तरफा प्यार की, और इट कंटेन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, और इसमें कई सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। सोनिया, HPSC PGT का सिलेबस हमने देखा है, कोई स्टूडेंट, इसी बैच में कोई स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा था हमें, और बहुत ही वास्ट वो सिलेबस है, और हमने एक वन ऑफ द लाइव क्लासेस में हमने बोला था कि आई डोंट थिंक सो कोई टीचर HPSC का पढ़ाएगा, सिलेबस को देखकर हमने ये कहा था, बट उसका बहुत मतलब ये समझ लीजिए 70 to 80% सिलेबस उसका UGC नेट वाला है। तो एक तो आप ये बैच ज़रूर देखिए UGC नेट का, ये बहुत मदद करेगा उस एग्ज़ाम में आपके, और एकदम स्पेसिफिकली HPSC के लिए तो देखो टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाएगी, तो आप जो UGC नेट की टेस्ट सीरीज़ है वो देख सकती हैं, वो ले सकती हैं, ठीक है, अपने पर्सनल उसके लिए तैयारी को जांचने के लिए। तो बाकी लगता नहीं है कि स्पेसिफिकली इसके लिए कोई बनाएगा। अब देखो टीचर ऐसा भी करते हैं
मतलब हमसे तो ही नहीं हो पाता ऐसा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एक ही टेस्ट सीरीज़ होती है उसे अलग अलग नाम से भेज देते हैं, HPSC के लिए, UGC नेट के लिए, ठीक है, जो कि मतलब धोखा होता है बच्चों के साथ। तो कहीं मिल रही हो तो एक बार जांच पड़ताल करके ले लीजिएगा, अदरवाइज़ कहीं पर भी हमारे पास है किसी और के पास, UGC नेट वाला जो टेस्ट सीरीज़ है वो ही बेहतर वर्क करेगा HPSC के लिए, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कोई करेगा, ठीक है। और HPSC PGT के लिए सेल्फ स्टडी करिए भाई, सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब पकड़ लो, ठीक है, जो जो सिलेबस में दे रखा है उसको वीडियोस ढूंढो, जिसने जहाँ जो पढ़ा रखा है, जिस भी टीचर ने पढ़ा रखा है उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, किताबें लेकर आइए और लग जाइए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या पढ़ा रहे थे हम आपको, हाँ, तो इसमें कुछ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ब्रॉन्स ऑन एक्सपीरियंसेस, इसमें ब्रॉन्ट ने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस की बात की है, ठीक है। विलेट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स साइकोलॉजिकल डेप्थ, इस नॉवल को हम इसके साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए सेलिब्रेट करते हैं, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर लाइफ ऑफ अ सॉलिटरी वुमेन, और इसमें एक एकांत महिला दिखाई गई है, और उस एकांत महिला का जो इनर लाइफ है, आंतरिक जीवन है, उसका इससे बेहतर पोर्ट्रेयल किसी नॉवल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोफेसर, पब्लिश्ड पॉस्थमसली इन 1857, द प्रोफेसर इनका नॉवल है, 1857 में मरने के बाद, पॉस्थमसली हिंदी में बोलते हैं मरणोपरांत, इसको पब्लिश किया गया। रिटन बिफोर जेन आयर, ठीक है, लिखी तो इन्होंने जेन आयर से पहले थी जो फर्स्ट नॉवल छापा, बट रिजेक्टेड बाय पब्लिशर्स ड्यूरिंग ब्रॉन्स लाइफ टाइम, लेकिन पूरे जीवन में पब्लिशर्स ने इसको रिजेक्ट किया। द प्रोफेसर टेल्स द स्टोरी ऑफ विलियम क्रिम्सवर्थ, द प्रोफेसर में कहानी है विलियम क्रिम्सवर्थ नाम के एक इंग्लिशमैन की, हु ट्रेवल्स टू बेल्जियम टू टीच, जो बेल्जियम जाता है पढ़ाने, ठीक है। द नॉवल एक्सप्लोर्स द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस एंड लव, इसमें प्रोटैगनिस्ट के संघर्ष दिखाए हैं, प्रोफेशनल सक्सेस को लेकर जो वो संघर्ष कर रहा है, प्यार को लेकर जो वो संघर्ष कर रहा है, विथ थीम्स ऑफ सेल्फ रिलायंस, इसमें थीम है सेल्फ रिलायंस, खुद पर आत्मनिर्भरता की, एम्बिशन दिखाई है सिमिलर टू दोज इन ब्रॉन्स लेटर वर्क्स, जो बाद में ब्रॉन्ड की रचनाओं में देखने को मिली है। इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉन्स अर्ली अटेम्प्ट्स एट स्टोरी टेलिंग, ये नॉवल जब आप पढ़ोगे तो आपको साफ साफ ये महसूस होगा कि यहाँ पर ब्रॉन्ट कोशिश कर रही है कहानी कहने की, ठीक है, एक शुरुआती रचना थी इनकी, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लिखने की। एक इनका नॉवल है एमा, अनफिनिश्ड है, पूरा नहीं हुआ, ठीक है। शार्लेट ब्रॉन्स बिगिन राइटिंग एमा इन 1853, इन्होंने एमा को 1853 में लिखना शुरू किया था, बट शी डाइड बिफोर कंप्लीटिंग इट, पूरा करने से पहले डेथ हो गई। ओनली 2 चैप्टर्स एग्जिस्ट, 2 चैप्टर हैं बस इसके, एंड द स्टोरी इज अबाउट अ मिस्टीरियस गर्ल नेम्ड मैटिल्डा फिट्जगिबन, कहानी है मैटिल्डा फिट्जगिबन नाम की एक रहस्यमय लड़की की। ब्रॉन्स इंटेंट विद एमा इज नॉट फुल्ली क्लियर, हमें नहीं समझ में आता कि इस नॉवल के साथ इंटेंट क्या था एमा शार्लेट का, क्या चाहती थी लिखना वो, बट द फ्रेगमेंट सजेस्ट अ प्लॉट इन्वॉल्विंग डिसेप्शन एंड मिस्ट्री, लेकिन जो भी 2 चैप्टर में पता है उससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि धोखा और रहस्य से जुड़ी कोई कहानी थी शायद ये, ठीक। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये पूरी होती तो शायद बेस्ट वर्क होता इनका, तो कुछ अलग था। चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज बाय शार्लेट ब्रॉन्ट की शॉर्ट स्टोरीज की, क्या लिख कर गई हैं शॉर्ट स्टोरीज में, सुनिएगा। दो शार्लेट ब्रॉन्ट इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल्स, देखो जानी तो ये अपने नॉवेल्स के लिए ही जाती हैं, बट शी रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स भी लिखी हैं, मैनी ऑफ विच स्टेम्ड फ्रॉम द एलोबरेट फैंटेसी वर्ल्ड्स, काफ़ी सारी कहानियों में ये इन्होंने एक फैंटेसी दुनिया रची है। शी क्रिएटेड विद हर सिबलिंग्स ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, वो फैंटेसी दुनिया जो उन्होंने अपनी बहनों के साथ बचपन में बनाई थी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसा होगा हमारी दुनिया में, क्योंकि बचपन तो बहुत ख़राब बीता था इनका बहनों का, तो जब आपके ख़राब दिन चल रहे होते हैं तो बस आप इमेजिनेशन की दुनिया एक बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सुकून मिलता है, ठीक है, क्योंकि रियलिटी आपका सामना आप कर नहीं पाते। These early stories known as the Juvenilia
इनकी शुरुआती कहानियों को जुवेनिलिया कहते हैं, वर सेट इन द फिक्शनल अफ्रीकन किंगडम ऑफ एंग्रिया। और ये कहानियाँ सेट हैं एक फिक्शनल जगह दिखाई गई है, अफ्रीकन किंगडम ऑफ एंग्रिया करके। एंड दे हाईलाइट हर अर्ली इमेजिनेटिव डेवलपमेंट, ये दिखाती हैं कि जो शुरुआती किशोरावस्था में जो ये इमेजिनेशन कर रही थी एज अ राइटर, उनको। चलिए, जैसे एक इनकी कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, द टेल्स ऑफ एंग्रिया। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। PYQ है, ये पूछा गया है द टेल्स ऑफ एंग्रिया किसका है, लिखा हुआ शार्लेट ब्रॉन्ट का है, ठीक है। स्केचेस हैं इसमें, नॉवेलाज हैं रिटन बाय ब्रॉन्ट एंड हर ब्रदर ब्रेनवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था 5 बहनें और एक भाई था इनका। इनका जो भाई था ब्रेनवेल, इसकी भी कुछ कहानियां थी इसमें। दीज स्टोरीज आर पार्ट ऑफ अ लार्जर फैंटेसी वर्ल्ड, ये कहानियां एक बहुत बड़े फैंटेसी वर्ल्ड में से संबंधित थी। वेयर कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस रोमांस। अब एक एंग्रिया करके एक जगह दिखाई गई थी, अलग अलग किरदार थे, उन किरदारों के अलग अलग अनुभव थे अलग अलग कहानियों में, किसी में रोमांस, किसी में बिट्रेयल, किसी में एडवेंचर। द एंग्रिया स्टोरीज रिफ्लेक्ट हर अर्ली लिटरेचर स्टाइल। एंग्रिया स्टोरीज इनके शुरुआती स्टाइल को दिखाता है, शुरुआती शैली को दिखाता है। फुल ऑफ ड्रामा एंड मेलोड्रामा, बिल्कुल ड्रामेटिक और मेलोड्रामेटिक कहानियाँ लिखा करती थीं। एंड ऑफर इंसाइट्स इनटू हर लेटर वर्क्स, और ये झलक आपको इनके बाद की रचनाओं में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्टैनक्लिफ्स होटल, ये भी इनकी एंग्रिया स्टोरी है एक, इसमें भी एंग्रिया है। एंग्रिया स्टोरीज अब हम किसे बोलेंगे भैया, हर वो कहानी एंग्रिया स्टोरी है जिसमें एंग्रिया दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। किंगडम ऑफ अफ्रीका एंग्रिया दिखाया है। वन ऑफ आवर एंग्रियन स्टोरीज, इट फॉलोज द इंटरेक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एरिस्टोक्रेट्स। इसमें इंटरेक्शन दिखाया गया है और एक संघर्ष दिखाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है एरिस्टोक्रेट्स के बीच में, कुलीन वर्ग के लोगों के बीच में, एक फिक्शनल किंगडम में। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड पॉलिटिकल इंट्रीग, कहानी है राजनीतिक षड्यंत्र की, पर्सनल बिट्रेयल्स की। थीम्स ब्रॉन्ट वुड लेटर एक्सप्लोर इन मोर रियलिस्टिक सेटिंग्स, ये वो थीम है जो बाद में ब्रॉन्ट एक्सप्लोर करेंगी थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक सेटिंग में। अभी तो ये फिक्शनल किंगडम की कहानी बता रही है, फिक्शनल किरदारों की। एक शॉर्ट स्टोरी है इनकी मीना लॉरे, अनदर शॉर्ट स्टोरी सेट इन एंग्रियन वर्ल्ड, ये भी एंग्रियन वर्ल्ड पर ही आधारित है कहानी। दिस पीस इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर ऑफ मीना लॉरी। इसमें मीना लॉरी नाम की एक महिला का किरदार है जो मिस्टीरियस और एल्योरिंग वुमन है, एल्योरिंग जो आकर्षित करती है अपनी तरफ। द स्टोरी लाइक मैनी ऑफ ब्रॉन्ट्स अर्ली वर्क्स, एक कहानी ब्रॉन्ट की कई शुरुआती रचनाओं की तरह ही है। कंबाइंस गॉथिक एलिमेंट्स, इसमें भी गॉथिक एलिमेंट्स हैं, रोमांटिक और पॉलिटिकल थीम्स हैं। इसके अलावा हेनरी हेस्टिंग्स, जी हाँ ये बहुत फेमस है। ये कहानी है इन दिस स्टोरी शार्लेट एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ हर कैरेक्टर्स, वो अपने किरदारों के साइकोलॉजिकल डेप्थ को नापती हैं। फीचर दैट वुड लेटर बिकम सेंट्रल टू हर नॉवेल्स, ये वो फीचर है जो इनके नॉवेल्स का सेंट्रल फीचर बन जाएगा आगे जाके, क्योंकि हर किरदार को साइकोलॉजिकली ये लिखा करेंगी। इट प्रेजेंट्स द इंटरनल स्ट्रगल्स ऑफ अ मैन, इसमें एक आदमी के इंटरनल स्ट्रगल्स का जिक्र है। कॉट बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर, जो जकड़ा हुआ है ड्यूटी एंड डिज़ायर के बीच में। एंड इस पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स मिरर ब्रॉन्ट लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन मोरल इंटेग्रिटी, और इसमें दिखाया गया है उस व्यक्ति के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। और ये जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है इस आदमी का, ठीक है, हेनरी का, ये ब्रॉन्ट का जो पूरी जिंदगी में संघर्ष चला है अपनी मोरल इंटेग्रिटी के साथ, उसको दर्शाता है। देखो कोई भी कहानी जो राइटर लिखता है, मैं फिक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि हम फिक्शन पढ़ रहे हैं, यानी काल्पनिक कहानी। कोई भी नॉवल, कोई भी फिक्शन जो किसी राइटर ने लिखा है तो वो फिक्शन, लेकिन कोई भी फिक्शन बिना किसी इंस्पिरेशन के नहीं लिखा जा सकता। मैं कोई फिक्शनल कहानी लिखूंगा तो या तो वो मेरे साथ हुआ होगा, बिल्कुल वैसा तो नहीं हुआ होगा हूबहू जैसे मैं लिख रहा हूं, या फिर मैंने किसी के साथ होता हुआ देखा होगा। बट फिक्शन सिर्फ आपके दिमाग की उपज नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होगा। ये किरदार भी हेनरी हेस्टिंग का उनके खुद के जीवन के कुछ उलझनों से प्रेरित था। चलिए लेगेसी पढ़ते हैं शार्लेट ब्रॉन्ट की, बहुत बड़ी विरासत छोड़ के गई हैं। शार्लेट ब्रॉन्ट इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ द मॉडर्न नॉवल, मॉडर्न नॉवल के पायोनियर्स में से एक माना जाता है इनको, पर्टिकुलरली फॉर हर पोर्ट्रेल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट।
खास तौर से जिस तरह से इन्होंने स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट को दिखाया है अपने नॉवेल्स में, ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हु डिफाई सोसाइटल नॉर्म्स, जो सामाजिक रीति रिवाजों को तोड़ती हुई नजर आती हैं। हर नॉवेल्स ब्रोक न्यू ग्राउंड इन देयर फोकस, इनके नॉवेल्स ने एक नई जमीन तोड़ी जिसमें फोकस करा गया साइकोलॉजिकल और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी पर, किसी महिला के जीवन पर। इससे पहले जो महिला किरदार लिखे जाते थे, एक तो यूजुअली लिखे ही वो किस लिए जा रहे थे, किसके द्वारा लिखे जा रहे थे, मर्दों के द्वारा। ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि जो जिस समुदाय से जुड़ा है उस समुदाय की परेशानियां वो उसी समुदाय के राइटर्स बता सकते हैं। महिला किरदारों की परेशानियां, महिला किरदारों की परेशानियां महिला राइटर्स लिख सकती है, ठीक है, और कोई नहीं लिख सकता बेहतर ढंग से। अब इन्होंने किरदार लिखने शुरू करे। इनसे पहले के दौर में, फॉर एग्जांपल एलिजाबेथन दौर मान लीजिए, या उससे पहले का विक्टोरियन एरा से पहले जो फीमेल कैरेक्टर्स लिखे जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते थे। मतलब इवन विक्टोरियन पीरियड में भी कुछ हद तक कहीं कहीं, जैसे एलिजाबेथन दौर का तो एक बहुत ही कॉमन ढर्रा था महिला किरदारों का कि वर्जिनिटी को लेकर चिंता होगी महिला किरदार को कि मुझे अपनी वर्जिनिटी बचा के रखनी है अपने पति के लिए, और कढ़ाई बुनाई सिलाई सीखनी है, ठीक है, कपड़े पहनना सीखना अच्छे से। बहुत ही शाय किस्म की लड़कियां दिखाते थे किरदारों में, जो शर्माती रहती थी, पेड़ों के पीछे भागती रहती थी, ठीक है, और उनका एक ही मकसद होता था, किसी लड़के को रिझाकर, ठीक है, उससे अपने आप को वू कराना और शादी करना, ठीक है। सिंपल किरदार लिखे जाते थे महिलाओं के। इन्होंने उसको तोड़ा था। इन्होंने महिला किरदारों के जीवन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को लिखा था, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक फिक्शन। इसके साथ इन्होंने मिलाया था गॉथिक फिक्शन को, रोमांटिसिज्म को और सोशल क्रिटिसिज्म को। जेन आयर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। जेन आयर को सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से एक माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें महिला आज़ादी के बारे में बात हुई है, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात हुई है, और मोरल चैलेंजेस जो कोई महिला फेस करती है उसकी बात हुई है। शार्लेट ब्रॉन्ड्स एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लास। शार्लेट ब्रॉन्ड जिस तरह से अपनी नॉवेल्स में क्लास के मुद्दे उठाती थी, जेंडर के, पैशन के, हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। इसका एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है रीडर्स पर और राइटर्स पर भी, ठीक है, अलाइक इन्फ्लुएंसिंग लेटर फेमिनिस्ट लिटरेचर। इन्होंने बाद में जो आगे स्त्रीवादी लिटरेचर लिखा गया है महिलाओं को केंद्र में रखकर, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल एज अ फॉर्म, और इनकी नॉवेल्स ने नॉवल को एज अ फॉर्म डेवलप करने में बहुत मदद करी है, बहुत ज़्यादा मदद करी है, ठीक है। इनके जो अगली पीढ़ी है, जेन ऑस्टिन वगैरह, ठीक है, तो वो तो मतलब इन्हीं की देन है वो, शार्लेट की, ठीक है, शार्लेट सिस्टर्स की, सॉरी ब्रॉन्ड सिस्टर्स की। दो हर लाइफ वॉज ट्रेजिकली शॉर्ट। अब देखो, जीवन तो ट्रेजिकली बहुत ही शॉर्ट था, छोटा था। हर वर्क्स कॉन्टिन्यू टू रेजोनेट विद रीडर्स फॉर देयर इमोशनल इंटेंसिटी, लेकिन इनकी रचनाएं अभी भी रेजोनेट करती हैं। आप पढ़ोगे, खासतौर से जो लड़कियां हैं, ठीक है, बैच में, आप इनकी नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आपको लगा ये तो मेरी कहानी है, ठीक है, क्योंकि इसमें वही इमोशनल इंटेंसिटी जो कोई महिला फेस करती है। विविड कैरेक्टर्स हैं इनके नॉवेल्स में, मोरल डिलेमास दिखाए गए हैं। अलॉन्ग विद हर सिस्टर्स एमिली एंड एन, अपनी बहन एमिली और एन के साथ, शार्लेट ब्रॉन्ट रिमेन्स अ टावरिंग फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। शार्लेट ब्रॉन्ट इंग्लिश लिटरेचर की एक टावरिंग फिगर हैं, सेलिब्रेटेड फॉर हर आर्टिस्टिक करेज। इनको सेलिब्रेट किया जाता है कि इनके पास एक आर्टिस्टिक करेज था, एक कलाकार के रूप में बहुत हिम्मत थी। एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द लिटरेरी कैनन, और इनका जो योगदान है लिटरेरी कैनन को वो बहुत बड़ा है। उसके लिए शार्लेट ब्रॉन्ट याद की जाती रहेंगी हमेशा। चलिए, अब एक राइटर हम पढ़ते हैं इसी दौर का, विलियम मेकपीस थैक्रे। देखो, थैक्रे साहब को भी बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, और ये आखिरी राइटर हैं इस दौर के हमारे। फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 पर पहुंच जाएंगे, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फेमस हैं ये, ठीक है, इतने भी गायब नहीं हैं लिटरेरी सर्कल से जैसे कि एलिजाबेथ गास्केल गायब हैं, उनसे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं लोग इन्हें, बट हैं ये भी नेग्लेक्टेड, ठीक है, थोड़े बहुत।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है विलियम मेकपीस थैकरे, ठीक है। मेकपीस के नाम से ज़्यादा जानते हैं हम। 1811 से 1863 इनका जीवन काल है, ठीक है। चलिए सुनते हैं इनके बारे में। विलियम मेकपीस थैकरे वॉज वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश नॉवेलिस्ट। लीडिंग इंग्लिश नॉवेलिस्ट में से एक थे 19th सेंचुरी के। बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवल वैनिटी फेयर। आई होप कि आपने नॉवल पढ़ा है, ठीक है। जाने जाते हैं अपने एक नॉवल वैनिटी फेयर के लिए। आई थिंक मूवी भी बनी है वैनिटी फेयर के ऊपर, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन आई थिंक बनी है। बॉर्न इन कैलकाटा इंडिया, इंडिया में पैदा हुए थे कलकत्ता में। वेयर हिज फादर वॉज एम्प्लॉयड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पापा नौकरी करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो यहीं इंडिया में रहते थे। पापा और माँ यहीं पैदा हुए भारत में। थैकरे वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज एजुकेशन एट अ यंग एज। जब थोड़े से बड़े हुए इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ने के लिए। ही अटेंडेड चार्टर हाउस स्कूल। इन्होंने वहाँ पर चार्टर हाउस स्कूल नाम का एक स्कूल ज्वाइन किया। बाद में ये ट्रिनिटी कॉलेज गए, ठीक है, कैम्ब्रिज, ठीक है, मिल्टन वाले। दो ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिग्री, लेकिन डिग्री पूरी करने से पहले यूनिवर्सिटी छोड़ दी। थैकरे इनिशियली परस्यूड अ करियर एज एन आर्टिस्ट। स्टार्टिंग में करियर शुरू किया एक आर्टिस्ट के रूप में, बट टर्न टू राइटिंग आफ्टर लूजिंग हिज इनहेरिटेंस थ्रू गैम्बलिंग। फिर राइटिंग की तरफ आ गए क्योंकि जुआ खेल के बाप की सारी जायदाद गवा दी, ठीक है, और फेल्ड इन्वेस्टमेंट से अलग अलग जगह पर निवेश कर दिए पैसे, जहां डूब गए। हिज अर्ली करियर इन्वॉल्व कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। इनकी शुरुआती करियर पर गौर करें तो मैगजीन्स में लिखते थे और पीरियोडिकल्स छापे कुछ, ठीक है, जो हर हफ्ते कुछ लिख रहे हैं, हर महीने कुछ लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग सटायरिकल पीसेस, जिसमें सटायरिकल पीसेस शामिल हैं। थैकरे's राइटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय शार्प विट। इनकी राइटिंग में आपको एक शार्प विट मिलेगी, कीन सोशल ऑब्जर्वेशन मिलेगा, सटायर मिलेगा ब्रिटिश सोसाइटी पर, पर्टिकुलरली इट्स अपर क्लासेस। खास तौर से जो अपर क्लास है ब्रिटिश सोसाइटी का, उस पर बड़ा कटाक्ष करते हैं ये। अनलाइक हिज कंटेम्पररी चार्ल्स डिकन्स, अब देखो चार्ल्स डिकन्स की तरह तो नहीं जो इनके समकालीन हैं, थैकरे जो थे इनकी रचनाएं ऑफन फोकस ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ द पुअर, ठीक है। इनकी रचनाएं तो गरीबों पर केंद्रित रहती थी। चार्ल्स डिकन्स की पढ़कर आए कल हम। थैकरे's novels tend to center on the lives of the wealthy। इनकी रचनाओं पर फोकस होता था अमीरों पर, एंड देयर मोरल फीलिंग्स, और नैतिक रूप से जो वो फेल हो गए अपनी जिंदगियों में उसके ऊपर। ही वॉज ऑल्सो अ मास्टर ऑफ आयरनी। ये आयरनी बहुत अच्छी लिखते थे, आयरनी बहुत अच्छी करते थे। ऑफन पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर्स वैनिटीज, ये अपने किरदारों की वैनिटीज क्वालिटीज को दिखाया करते थे और उनकी प्रिटेंशियसनेस को दिखाया करते थे, उनके दिखावे को दिखाया करते थे, विद ह्यूमर एंड साइनिसिज्म, ह्यूमर और साइनिसिज्म के साथ। की थीम्स, थैकरे के वर्क्स की थीम्स क्या हैं वो सुनिएगा। सटायर ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। सबसे पहला इनकी नॉवल में आपको कटाक्ष देखने को मिलेगा ब्रिटिश सोसाइटी पर। थैकरे's novels frequently critic the superficiality। अपने नॉवेल्स में क्रिटिसाइज करते थे ये नकलीपन को, लालच को और पाखंड को ब्रिटिश अपर क्लासेस के। आप ये कह सकते हैं समझने के तौर पर कि ये विक्टोरियन एरा के गाल्सवर्दी हैं, ठीक है, जो अभी मॉडर्न टाइम में गाल्सवर्दी करेंगे आकर, वो ये करके गए विक्टोरियन एज में। दूसरी थीम इनके नॉवेल्स में आपको मोरल एम्बिग्विटी देखने को मिलेगी। हिज कैरेक्टर्स आर ऑफन मोरली कॉम्प्लेक्स। इनके किरदार बहुत ज़्यादा मोरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, विद नो क्लियर हीरोज और विलन्स। किरदारों में पता नहीं चलता कि हीरो कौन है, विलन कौन है। ही हाईलाइट्स ह्यूमन फ्लॉज। ये इंसानी फ्लॉज, कमियों को हाईलाइट करते हैं, इंसानों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाईलाइट करते हैं और उनकी पर्सनल एम्बिशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मेरी पर्सनल एम्बिशन क्या है मेरे जीवन में, ठीक है, मेरी अपनी महत्वाकांक्षा है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनके बारे में लिखा करते थे। सोशल क्लाइंबिंग एंड वैनिटी, ठीक है, दिखावे की और जो सोशल क्लाइंबिंग है, ठीक है, कि आपको अगर
सामाजिक रूप से ऊपर उठना है तो आपको किसी के कंधों पर पैर रखना पड़ेगा, उसे नीचे करना पड़ेगा, तब जाकर आप ऊपर उठेंगे। उसको सोशल क्लाइंबिंग बोलते हैं। उसके बारे में लिखते थे। रिकरिंग थीम थी ये इज द ऑब्सेशन विद वेल्थ। इनको ऑब्सेशन था कि ये अमीरी पर लिखते थे, स्टेटस पर लिखते थे, सोशल मोबिलिटी पर लिखते थे। नेक्स्ट थीम है इनकी रचनाओं में रियलिज्म। अनलाइक मैनी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, देखो बहुत सारे विक्टोरियन नॉवेलिस्ट ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। थैकरे डिड नॉट आइडियलाइज हिज कैरेक्टर्स। थैकरे ने अपने किरदारों को आदर्शवादी नहीं दिखाया, उनकी सर्कमस्टांसेस को आदर्शवादी नहीं दिखाया। ही पोर्ट्रेट लाइफ एंड ह्यूमन नेचर। उन्होंने इंसानों और इंसानों की जिंदगी को बिल्कुल वैसा ही दिखाया एज फ्लॉड, जैसे वो हैं, कमियों वाले और इम्परफेक्ट। इंसान इम्परफेक्ट है, इंसान फ्लॉड है, हमारा जीवन इम्परफेक्ट है, हमारा जीवन फ्लॉड है। इन्होंने वैसा ही दिखाया। हिस्टोरिकल फिक्शन, जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट थीम है एक्चुअली इनकी रचनाओं की। थैकरे ऑफन सेट हिज वर्क्स इन अर्लियर पीरियड्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ये अपनी रचनाओं को जो सेटिंग ऑफ टाइम हुआ करती थी ये अर्ली पीरियड्स पर सेट करते थे इंग्लिश हिस्ट्री की। ब्लेंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स विद फिक्शनल कैरेक्टर्स, ये काल्पनिक किरदारों को हिस्टोरिकल इवेंट्स में सेट करके कहानी बनाया करते थे। चलिए मेजर वर्क्स की बात करें अगर विलियम मेकपीस थैकरे के, तो सबसे फेमस नॉवल तो इनका भैया यही है, वैनिटी फेयर। 1847-48 थैकरे's मोस्ट फेमस नॉवल, ये इनका सबसे फेमस नॉवल है। वैनिटी फेयर इज अ सटायरिकल पोर्ट्रेयल। कोई काम वाम हो रहा है शायद आसपास कहीं, कोई नहीं, अब हमारी आवाज पर फोकस करेंगे। ये एक सटायरिकल पोर्ट्रेयल है ब्रिटिश सोसाइटी का ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान। द नॉवल फॉलोज टू वुमेन, इसमें दो महिलाएं हैं, बेकी शार्प और एमेलिया सेडली, हुज कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज। दोनों महिलाओं की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग अलग है एंड फेट्स, दोनों की किस्मतें अलग हैं, ड्राइव द स्टोरी, यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। बेकी शार्प इज वन ऑफ द लिटरेचर्स मोस्ट मेमोरेबल एंटी हीरोइंस, ठीक है। बेकी शार्प लिटरेचर के सबसे बेहतरीन, सबसे यादगार एंटी हीरोइंस में से एक है। ये एक कनिंग एंटी हीरोइंस यानी कि जो विलन कमोलिका, ठीक है, वैम्प कैरेक्टर। ये एक कनिंग और एम्बिशियस वुमेन है हु यूजेस हर चार्म एंड विट टू क्लाइंब द सोशल लैडर। ये अपने सम्मोहन का इस्तेमाल करती है, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती है सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए, अपने स्टेटस को सुधारने के लिए। वैनिटी फेयर क्रिटिक्स द ऑब्सेशन विद वेल्थ एंड स्टेटस। वैनिटी फेयर नॉवल में वो क्रिटिसाइज करते हैं कि लोगों का जो ऑब्सेशन है पैसे से और स्टेटस से। एंड थैकरेज सबटाइटल, थैकरे का एक सबटाइटल है वैनिटी फेयर अ नॉवल विदाउट अ हीरो, ये पूरा नाम है इसका। एम्फेसाइज हिज व्यू दैट ऑल कैरेक्टर्स आर फ्लॉड। वो कैरेक्टराइज कर रहे हैं इसको कि देखो मेरे किरदार में जितने भी, मेरे नॉवल में जितने भी किरदार हैं सब फ्लॉड हैं। द नॉवल इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सटायरिकल टोन। इस नॉवल को हम सेलिब्रेट करते हैं सटायरिकल टोन के लिए, और जो इसका रियलिस्टिक डिपिक्शन है ह्यूमन वीकनेस का, उसके लिए बहुत बेहतरीन नॉवल है। नेक्स्ट इनका नॉवल है पेंडेनिस 1848 to 1850। दिस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, कुछ हिस्सा इनकी खुद की जिंदगी का है। टेल्स द स्टोरी ऑफ आर्थर पेंडेनिस। इसमें आर्थर पेंडेनिस नाम के एक नौजवान की कहानी है हु सीक्स फेम एंड फॉर्च्यून इन लंदन, जिसे प्रसिद्धि और पैसा चाहिए लंदन में। इट एक्सप्लोर्स हिज रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स। कुछ रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स होते हैं जिंदगी में, करियर एम्बिशंस होती हैं, और इवेंचुअल मैच्योरेशन, और आखिरकार अकल आती है इस किरदार को। पेंडेनिस ऑफर्स इनसाइट इनटू थैकरेस ओन एक्सपीरियंस। ये इनके खुद के अनुभव हैं एज अ राइटर एंड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ सोसाइटी, और जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी को वो। इट इज़ नोटेबल फॉर इट्स फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। ये बहुत फेमस है नॉवल क्योंकि इसमें पर्सनल ग्रोथ की बात हुई है, और इसमें क्रिटिसाइज किया गया है सोशल एम्बिशन को। एक इनका हिस्टोरिकल फिक्शन है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड। ये हिस्टोरिकल नॉवल इज सेट ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन एन। क्वीन एन के राज्यकाल पर सेट है। फॉलोज द लाइफ ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड। इसमें हेनरी एस्मॉन्ड नाम के एक सोल्जर की कहानी है, ठीक है, और ये मेंबर है इंग्लिश जेंट्री का, सज्जन लोगों के समूह यानी कि कुलीन वर्ग का सदस्य है। द नॉवल कंबाइंस थैकरेस इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड पर्सनल मोरालिटी। थैकरे का जो इंटरेस्ट था हिस्ट्री में और पर्सनल मोरालिटी पर, उसको ये दर्शाती है नॉवल। विद एस्मॉन्ड ग्रैपलिंग विद इश्यूज ऑफ ऑनर। एस्मॉन्ड के किरदार के जरिए वो
कई मुद्दों की बात कर रहे हैं, ऑनर की, लॉयल्टी की, लव की। हेनरी एस्मॉन्ड इज प्रेज्ड फॉर इस हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। इस नॉवल को बहुत तारीफ मिलती है क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक, ऐतिहासिक रूप से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत अच्छे से जटिलताओं को दिखाया गया है पर्सनल इंटेग्रिटी के एक टर्बुलेंट पॉलिटिकल एरा में। तो क्वीन एन, अगर आपने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है तो क्वीन एन का जो राज है, ठीक है, वो बहुत ख़राब है ना, बहुत मारकाट हुई उसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड पीरियड है। और अगर आपको मैरी एन वाला किस्सा पता है तो फिर आप जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे जब मूड नहीं होगा पढ़ाने का। एक अगला इनका नॉवल है द न्यू कॉम, ठीक है, द न्यू कम्स 1853-55, अ सीक्वल ऑफ शॉर्ट टू पेंडेनिस। पेंडेनिस अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, ठीक है, उसका सीक्वल है शॉर्ट्स का। दिस नॉवल कंटिन्यूज थैकरेस एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। इसमें भी थैकरे ब्रिटिश सोसाइटी को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, फोकसिंग ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ द न्यूकम फैमिली। इसने न्यूकम फैमिली दिखाई है, उसका उदय और उसका पतन दिखाया है। इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ क्लास। इसमें क्लास का मुद्दा है, वेल्थ का मुद्दा है और फैमिली टाइज का मुद्दा है, एंड इट इज नोटेबल फॉर इट्स डीप इमोशनल रेजोनेंस। द कैरेक्टर ऑफ कर्नल थॉमस न्यूकम, इसमें किरदार है कर्नल थॉमस न्यूकम का, हु एग्जाम्प्लीफाइज डिग्निटी, जो उदाहरण है डिग्निटी के और डिसेंसी के एमिड्स अ करप्ट सोसाइटी, एक करप्ट सोसाइटी के बीच में। इज वन ऑफ थैकरेस मोस्ट बिलवर्ड क्रिएशंस, ये थैकरे की सबसे पसंद की जाने वाली क्रिएशंस में से एक है। इसके अलावा इनका एक नॉवल और है द वर्जीनियंस 1857-59, ये सीक्वल है हेनरी एस्मंड का, उसका नेक्स्ट पार्ट है। द वर्जीनियंस इज सेट ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर है उस पर सेट है। फॉलोज द फॉर्च्यून्स ऑफ हेनरी एस्मंड्स ग्रैंडसन्स, इसमें हेनरी एस्मंड के पोते दिखाए हैं, जॉर्ज और हेनरी वेरिंगटन, वो किस तरह से पैसा वैसा कमाते हैं, ठीक है। द नॉवल कंट्रास्ट लाइफ इन कॉलोनियल अमेरिका विद लाइफ इन ब्रिटेन। इसमें विरोधाभास दिखाया गया है कि एक तरफ अमेरिका में जीवन और एक तरफ ब्रिटेन में जीवन। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लॉयल्टी, इसमें लॉयल्टी, फैमिली और पर्सनल एम्बिशन की बात हुई है। इसके अलावा इनकी एक किताब है, ये बहुत फेमस किताब है, द हिस्ट्री ऑफ सैमुअल टिटमाश एंड द ग्रेट गॉटी डायमंड। दिस नोवेला दिस नोवेला इज वन ऑफ थैकरेस अर्ली वर्क्स। ये शुरुआती रचना है इनकी, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड सोशल सटायर, इसमें ह्यूमर और सोशल सटायर का मिश्रण है। इट फॉलोज सैमुअल टिटमाश, इसमें सैमुअल टिटमाश नाम का एक आदमी है जो कि एक यंग क्लर्क है, हु इज गिवन अ वैल्यूएबल डायमंड, इसे एक बहुत ही कीमती हीरा दिया जाता है। ओनली टू फाइंड दैट वेल्थ ब्रिंग्स कॉम्प्लिकेशंस, हीरा मिलने के बाद इसे एहसास होता है कि जब पैसा आता है तो उससे जटिलताएं आती हैं और नाखुशी आती है, गम आता है। कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। दो प्राइमरली नोन फॉर हिज नॉवेल्स, देखो प्राइमरली अपने नॉवेल्स के लिए ही फेमस हैं थैकरे। ऑल्सो रोट न्यूमरस शॉर्ट स्टोरीज, कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी, कई एसेज लिखे, कई स्केचेस लिखी, मैनी ऑफ विच वर पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, वो अलग अलग मैगजीन्स में छपी। हिज शॉर्ट स्टोरीज आर मार्क्ड बाय विट, इनकी शॉर्ट स्टोरीज में आपको विट, सटायर मिलेगा और बहुत ही कीन आंखें हैं इनकी एब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की एब्सर्डिटीज को ढूंढने में। कुछ शॉर्ट स्टोरीज के अगर हम नाम देखें तो येलो पर्ल्स पेपर्स एक शॉर्ट स्टोरी है इनकी। दीज ह्यूमरस स्केचेस, ये ह्यूमरस स्केचेस हैं, चित्रण है किरदारों के, पब्लिश्ड इन फ्रीजर्स मैगजीन, जो फ्रीजर्स मैगजीन नाम की एक मैगजीन में पब्लिश हुए। नरेटेड बाय चार्ल्स येलो प्लश, चार्ल्स येलो प्लश नाम के एक नरेटर इन कहानी को नरेट कर रहे हैं, जो कि कॉकनी फुटमैन है, ठीक है, फुटमैन नौकर को बोलते हैं, कॉकनी एक प्रांत का नाम है। रिटन इन फोनेटिक कॉकनी डायलेक्ट, जो कॉकनी प्रांत का डायलेक्ट है, बोली है, उसी में लिखी गई हैं ये। द स्टोरी सटायराइज द मैनर्स एंड प्रिटेंशियस, इसमें उन मैनर्स और प्रिटेंशियस दिखावों पर सटायर किया गया है जो इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी के अंदर हैं। द टेल्स ऑफर इंसाइट इनटू क्लास रिलेशंस, इन कहानियों में क्लास रिलेशंस की बात हो रही है,
विद येलो प्लस प्रोवाइडिंग अ विटी कमेंट्री। जो येलो प्लस नरेटर है इनमें वो बहुत ही विटी कमेंट्री करता है ऑन द फॉलीज ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स, अपने एम्प्लॉयर्स की फॉलीज पर, अपने मालिकों की फॉलीज पर। कैथरीन इनकी एक नॉवेला है, और ये नॉवेला है छोटा सा, लेकिन ये भी पीरियडिकली छपा था, हर महीने छपता था इसका एक हिस्सा। अर्ली सीरियलाइज्ड नॉवेला पैरोडीज द सेंसेशनल न्यूगेट नॉवेल्स ऑफ द टाइम। ये पैरोडी है न्यूगेट नॉवेल्स की उस जमाने की। अब देखो अभी टाइम नहीं है, टाइम हो रहा है, तो आप में से कोई स्टूडेंट कल याद दिला देना कि सर न्यूगेट नॉवेल्स बता दो क्या होते हैं, तो हम कल की क्लास में बता देंगे आपको। तो उस जमाने में न्यूगेट नॉवेल्स छपा करती थी, उसका मजाक था ये, उसका उल्टा था। विच ग्लैमराइज क्रिमिनल्स, क्योंकि जो न्यूगेट नॉवेल्स होती थी उसमें क्रिमिनल्स को बहुत ग्लैमराइज करते थे, ठीक है। थैकरेज स्टोरी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द रियल लाइफ क्रिमिनल कैथरीन हायस। ये कहानी एक असल जिंदगी की क्रिमिनल कैथरीन हायस नाम के क्रिमिनल पर बेस्ड थी। क्रिटिक द रोमांटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, जिसमें आप क्राइम को रोमांटिसाइज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटिंग इट्स प्रोटैगनिस्ट एज मोरली रेप्रिहेंसिबल, इसमें वो अपने नायक को मोरली रिप्रेहेंसिबल दिखाते हैं। द स्टोरी इज डार्कली ह्यूमरस, कहानी बहुत ह्यूमरस है। शोकेसिंग थैकरेज एबिलिटी टू ब्लेंड सटायर विद सोशल क्रिटिसिज्म, ये कहानी दिखाती है कि इनके पास एक एबिलिटी है थैकरे के पास कि वो सोशल क्रिटिसिज्म को सटायर के साथ मिला सकते हैं। एक और शॉर्ट स्टोरी इनकी अ लिटिल डिनर एट द टिमन्स। ये सटायरिकल शॉर्ट स्टोरी है that humorously explores the pretentious and social aspirations of the middle class. मिडिल क्लास की जो दिखावे हैं या सोशल एस्पिरेशंस हैं उनका मजाक उड़ाती है ये कहानी। तो मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी अमीरों की तरह दिखने, अमीरों की तरह रहने, अमीरों की तरह रीति रिवाज को फॉलो करने में निकल जाती है, उसके चक्कर में वो मिडिल क्लास रह जाते हैं, उसका मजाक है ये। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ डिनर पार्टी, ये कहानी है डिनर पार्टी की, वेयर द होस्ट टिमिन्स, जहां पर जो होस्ट है टिमिन्स, ट्राइज टू इम्प्रेस हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ओनली फॉर थिंग्स टू गो ह्यूमरसली रॉन्ग, चीजें बिल्कुल गड़बड़ हो जाती हैं। थैकरे यूजेस द इवेंट टू क्रिटिक द वैनिटी, थैकरे इस्तेमाल करते हैं इस घटना का वैनिटी को क्रिटिसाइज करने के लिए, एंड शैलो कंसर्न जो है मिडिल क्लास सोसाइटी के, कि लोग क्या कहेंगे, हमने क्या पहन रखा है, क्या पकड़ा है हमारे घर में, ठीक है, हमारे पास छोटी गाड़ी है बड़ी नहीं है, इस तरह की बातें। नेक्स्ट है द बेडफोर्ड रॉ कॉन्स्पिरेसी। ये एक कॉमेडिक स्टोरी है अबाउट अ रोमांटिक कॉन्स्पिरेसी, एक रोमांटिक कॉन्स्पिरेसी की, हैश्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी के किरदारों के द्वारा रची जाती है, टू डिसीव अ वेल्दी वुमेन, एक अमीर महिला को धोखा देने के लिए। द स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ थैकरेज लाइट हार्टेड एंड सटायरिकल अप्रोच। ये एग्जाम्पल है कि बहुत ही लाइट हार्टेड लिख सकते हैं, और सटायरिकल अप्रोच तो है ही खैर इनका। इसमें बात हुई है लव मैरिज और सोशल मैन्यूवरिंग की। द ग्रेट होगाटी डायमंड, ये नॉवेला एक्सप्लोर करता है कॉन्सिक्वेंस को सडन वेल्थ के, अचानक से कोई अमीर हो जाए क्या होता है उसकी जिंदगी में। कहानी है सैमुअल टिटमार्श की, जो कि एक क्लर्क है, हु कम्स इनटू पोजीशन ऑफ अ वैल्यूएबल डायमंड, अभी ऊपर जिक्र हुआ इसका, उसकी जिंदगी में एक वैल्यूएबल डायमंड आ जाता है। इट्स अ बाइटिंग सटायर ऑफ ग्रीड, ये एक बाइटिंग सटायर है कटाक्ष है लालच पर, मटेरियलिज्म पर, एंड द वे पीपल्स लाइव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, और किस तरह से लोगों की जिंदगी बदलती है प्राय नेगेटिवली बाय द परसूट ऑफ वेल्थ, जब वो पैसे के पीछे भागते हैं। एक और इनकी स्टोरी है द फैटल बूट्स 1839, अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट कॉर्नेलियस जिंक्स। ये एक मजाकिया कहानी है कॉर्नेलियस जिंक्स नाम के किरदार की, हु बिलीव्स इन अ फॉर्च्यून टेलिंग प्रेडिक्शन, इसे भविष्यवाणियों पर विश्वास है, ठीक है, राशिफल पढ़ता है एक बार में रोजाना, दैट ही विल डाई इफ ही वियर्स अ पेयर ऑफ बूट्स, और एक बार भविष्यवाणी ये हुई है कि ये मर जाएगा अगर वो जूते पहनेगा, गिवन टू हिम बाय हिज वाइफ, ऐसे जूते जो उसकी बीवी ने से दिए हैं। द स्टोरी प्लेज विद द एब्सर्डिटी ऑफ सुपरस्टिशन, इसमें अंधविश्वास की जो एब्सर्डिटी है उसकी बात हुई है, एंड शोकेसेस थैकरे शार्प ह्यूमर। अब इनकी लेगेसी अगर देखें तो बहुत बढ़िया लेगेसी है इनकी भी। विलियम मेकपीस थैकरे इज ऑफन कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बेहतरीन सटायरिस्ट में से एक हैं। हिज कीन सोशल ऑब्जर्वेशन, समाज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया इन्होंने, बाइटिंग विट है, एबिलिटी है इनके पास टू पोर्ट्रे द फ्लॉज ऑफ हिज कैरेक्टर्स, की अपने किरदारों के फ्लॉज लिख सकते हैं विदाउट मोरलाइजिंग, बिना कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाए।
हैव मेड हिज वर्क्स एंड्योरिंगली रेलेवेंट, इसी वजह से इनकी रचनाएं बहुत ही प्रासंगिक लगती हैं। वैनिटी फेयर खास तौर से जो इनका नॉवल है स्टैंड्स एज अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर का मास्टरपीस माना जाता है। विद इट्स साइनिकल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि इसमें ह्यूमन नेचर को बहुत ही दोषदर्शी निगाहों से देखा गया है, ठीक है, साइनिकली देखा गया है। एंड इट्स अनफ्लिंचिंग पोर्ट्रेल ऑफ एम्बिशन, इसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रेल है एम्बिशन का, सेल्फिशनेस का और वैनिटी का। थैक्रेस वर्क्स प्रोवाइड्स अ काउंटर पॉइंट टू द मोर सेंटिमेंटल एंड मोरलाइजिंग फिक्शन ऑफ हिज कंटेम्पररीज। देखो जो इनके कंटेम्पररीज थे वो बहुत ही सेंटिमेंटल लिखते थे, बहुत ही मोरलाइजिंग नैतिक पाठ पढ़ा रहे हैं अपनी कहानियों में, ये ऐसा नहीं करते थे जैसे कि चार्ल्स डिकन्स करते थे। इनका कोई मोरल से वो नहीं था, ये बस कटाक्ष करते थे समाज के ऊपर। वाइल डिकन्स ऑफन फोकस ऑन द प्लाइट ऑफ द पुअर, अब डिकन्स तो भैया गरीबों पर फोकस रहता था उनका, उनकी पीड़ाओं पर फोकस रहता था। एंड द वर्च्यूज ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, उनका फोकस रहता था दया और कंपैशन के गुणों पर। थैकरे लुक क्रिटिकली एट द अपर एंड मिडिल क्लास, थैकरे बहुत ही क्रिटिकली देखते थे अपर क्लास और मिडिल क्लास को। एक्सपोजिंग दियर मोरल शॉर्टकमिंग्स, वो उनके नैतिक कमियों को उजागर करते थे आयरनी और ह्यूमर का इस्तेमाल करके। ये अलग राइटर थे, भीड़ में अलग है ये आदमी, और आप इनको पढ़ेंगे ना मेकपीस को, आपको बहुत अच्छी लगेंगी इनकी नॉवेल्स, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 4th लेक्चर। तो यूनिट 3 फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज का 4th लेक्चर विक्टोरियन एज कंप्लीट हो गया है। तो 4 लेक्चर पूरे हो चुके हैं हमारे, ये और आज ये 2 बचते हमारे फिक्शन इन मॉडर्न एज और कंटेम्पररी पीरियड। उसके बाद हम यूनिट 4th पर चलेंगे, ठीक है, नॉन फिक्शन लिटरेचर है यूनिट 4 हमारा, उस पर। चलिए, तो अब आपसे कल मिलते हैं, कल हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 का PDF हम आपको भेज देंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ग्रुप पर। जी ज़ारा।